Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया है। आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस बार तो आप पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। चलिए कोई नहीं, अच्छे से होगा। आराम से बी पेशेंस रखिए, आप कर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है, तो आपको तो होना ही चाहिए। आज हम यहाँ पर आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो पूरा ओवर करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको तो करवा ही दिए थे, जो भी चीज़ें इसमें थी, और ये लास्ट आज ओवर हो जाएगा, ताकि मैं जो है आपको नेक्स्ट वाले कोई और सब्जेक्ट को लेकर करवाऊंगी। तो कल की लास्ट क्लास जो हम देख रहे थे, तो ये सारे प्रश्न हमने 2017 के 18 के आसपास के जो प्रश्न थे वो हमने कल चर्चा पे किए हुए थे। याद है आप लोगों को? हम लोगों ने ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आइए हम लोग एंडिंग से देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एंडिंग से चीज़ों को करते हुए लास्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके लघुत्तरी वाले हैं, तो वो हम बाद में, आप वैसे उसको बढ़िया लिख लेंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। आज देखते हैं प्रश्न यहाँ पर है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए, ये 22 में पूछा गया है, रिसेंट के ईयर में। तो कह सकते हैं कि जब हम शिक्षा में कोई शोध करते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई शोध कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के बारे में खोजना, जानना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना। शिक्षा में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, और इन समस्याओं का निदान जब हम पा लेते हैं, खोज कर समाधान निकाल लेते हैं, तो वो हमारा शैक्षिक शोध कहलाता है। और वो विभिन्न विभिन्न विषय में विभिन्न विभिन्न समस्याओं के साथ होता है। जैसे जैसे हमारी समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार से हम संभवतः सभी स्टूडेंट अपना अपना शोध अवश्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य बताइए कि शैक्षिक नवाचार होता क्या है, जो कि प्रश्न आपके डीएलएड 2022 में पूछा गया है। नवाचार का मतलब नया, पुराने में कुछ नया जोड़ के रेनोवेट करना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य बच्चों की आसान भाषा में सिखाया जाए और उन पर जोड़ना है। मतलब क्या है कि शैक्षिक नवाचार का मतलब है कि जो कुछ उनको आता है, जो चीज़ें उनको आती है, जो भाषा उनको आती है, जो वो बोलते हैं, जो वो जानते हैं, उनमें ही नया कुछ जोड़कर उनको सिखा दो, तो शायद वो उनके लिए उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा और आसान होगा, वो बढ़िया सीख लेंगे। ये भी 22 का एक अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल भी है, आराम से आप भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मापन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार, निरपेक्ष मापन, सामान्यकृत मापन और इंसेंटिव मापन। ये ध्यान रखिएगा, 22 में पूछा गया प्रश्न है, और ये पवन की सीरीज हो रही है। आगे देखिए फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। न्याय दर्शा से आप क्या समझते हैं, यह क्या होता है? ये भी 2022 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3-4 बार कई सालों में पूछ लिया गया है। किसी जनसंख्या, कोई भी जनसंख्या, इकाई, वस्तु, मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या की पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम न्याय दर्शा कहते हैं, ठीक है। कोई जैसे कोई इकाई है, कोई एकांक है, कोई किसी भी चीज़ का समूह है, मनुष्यों का ही नहीं सम्मिलित है, उसमें से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो समूह के समूचे जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, वो हमारी न्याय दर्शा होती हैं। जिससे एक चीज़ सुनिश्चित होती है कि यह समूहगण इस चीज़ को संबोधित करता है। आगे देखिए, परिकल्पना क्या है? परिकल्पना क्या है? किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, कि कोई प्रॉब्लम है, हम उससे संबंधित अपने दिमाग में जो सूझ ले आते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है या तत्कालिक हमें क्या करना है, वही हमारी परिकल्पना होती है। समस्या के कई हलों पर जो विचार हम करते हैं, समाधान निकालते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, वो हमारी परिकल्पना या सूझबूझ होती है, जो कि आपके 22 और 21 दोनों सालों में लगातार पूछा गया। आई होप सो कि आपके थर्ड में भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़िए। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? ये भी आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न है। शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शोध हम करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव पर्पसफुल प्रक्रिया, प्रोसेस है। जी हाँ, आप खोज रहे हैं अगर कोई चीज़, तो रिजल्ट निकलना तो स्वाभाविक है ना। जिससे ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित जो प्रयास किए जाते हैं वो हमारे अनुसंधान कहलाते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को, जो समस्याएं हैं या जो भी चीज़ें इर्द गिर्द चल रही हैं, उनसे संबंधित बातों को, पढ़ाई से संबंधित, स्तर से संबंधित, कुछ विकास करने के संबंधित सर्च करते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? ये भी 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो परीक्षण के उस गुण से है, जांच पड़ताल की एक ऐसी क्वालिटी से बात आपको कर रहा है जिसके दौरान यह फिक्स किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि यह परीक्षण उन उद्देश्य को, उन ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कि नहीं जिसके लिए निर्माण किया गया। हम जब परीक्षण की वैधता को देखते हैं, जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ सामान लेके आ रहे हो, वो वैलिड है या नहीं है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वर्कफुल है कि नहीं, वारंटी में है कि नहीं, तो आप जांच करते हो ना।
तो परीक्षण भी कहीं ना कहीं उसी गुण का एक सम्मिलित रूप होता है, जहाँ पर यह फिक्स्ड होता है, सुनिश्चित होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो प्रयास कर रहे हो, क्या वह हो रहा है, क्या उसका कुछ निर्माण हो रहा है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपके और बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, एक अच्छे उपकरण की एक विशेषता, ये भी 21 में पूछा गया प्रश्न है। एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छे परीक्षक प्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण, प्रयोजन पूरा सही हो, बच्चों के स्तर के अनुसार हो और उद्देश्यपूर्ण हो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उद्देश्य नहीं तो फिर अथक इतना प्रयास करने का कोई मतलब नहीं। अच्छे परीक्षण का प्रश्न जो है सरल हो, आपके प्रश्न ईजी हो, स्तर के अनुसार हो और सरल भी हो। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय हो, विश्वसनीयता के साथ कार्य हो, वैधता भी हो, और वस्तुनिष्ठता और व्यापकता का गुण भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जहाँ पर वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न हैं वो भी उसमें अवश्य लाए जाए, और आपकी जो व्यापकता है जिसपे हमें काफ़ी अच्छे से समझाना है या अपने अच्छे से आंसर्स को लिखना है, वो भी उसमें ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? ये भी 21 में पूछा गया प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध की आखिर उपयोगिता क्या है? तो कह सकते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में सुधार करने के लिए जो समाधान करना होता है या जो समाधान हम करते हैं, निकालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, वो हमारा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, पुनर्बलन का अर्थ क्या है? पुनर्बलन क्या होता है? ऐसी कोई क्रिया को अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि होती है, उसे पुनर्बलन। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए आपको प्रेरणा देना, आपको प्रोत्साहन देना, ताकि आप उस काम में और तत्पर, लगन और मन के साथ उस चीज़ को करें। इसीलिए हमको पुनर्बलित किया जाता है, और उस पुनर्बलन की जो हमें एनर्जी मिलती है, उस ऊर्जा के साथ हम उस काम को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से लंबे समय तक हम टाइम टेकन काम कर सकते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के। जैसे निबंध वाले प्रश्न, हाँ बिल्कुल होते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे पैराग्राफ राइटिंग लिखने को आती है, तो वो निबंध का एक छोटा रूप होता है। लघु उत्तरीय होते हैं, आप खुद लिखते हैं। अति लघु उत्तरीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो आप ये विभिन्न प्रकारों के नाम लिख सकते हैं, जो कि आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्नों के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें क्यों है? क्योंकि शैक्षिक मूल्यांकन इसका नाम है, इस चैप्टर, इस किताब का, इस सिलेबस का। तो मूल्यांकन हो रहा है तो प्रश्न तो होने ही चाहिए ना, तो मूल्यांकन होगा कैसे? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कह रहा है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, या सिर्फ क्रियात्मक भी लिख सकते हैं आप। ये भी 21 में पूछा गया आपसे प्रश्न है। आगे बढ़िए, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? तो निदान देना, ठीक है, यह व्यक्ति की जांच के करने के बाद एक या एक से अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है। मतलब निदानात्मक ये है कि आप निदान उसी चीज़ का दोगे तब समस्या होगी, तो समस्या के लिए आप पहले उसको जांच पड़ताल करोगे, जांच बैठाओगे, समस्या पता चलेगी, तब उस परीक्षण पर कार्य करके आप उसको सुझाव दोगे। ये भी आपके 21 में पूछा गया एक बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़िए, कह रहा है छात्र प्रोफाइल का महत्व क्या है? ये 21 में पूछा गया है। जो एक बच्चे की, स्टूडेंट की जो प्रोफाइल होती है पूरी, उसका महत्व क्या है? तो छात्र की प्रोफाइल, उससे संबंधित सभी जानकारी होती है। आप किसी भी बच्चे से संबंधित कोई जानकारी अगर इकट्ठी करनी है तो वो प्रोफाइल देखते हैं, जिसमें स्कूल का नाम, प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, संस्थान, नाम, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, और भी जितनी फ़ोटो, पोर्टफोलियो, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और हम वहाँ से उसके बारे में एक अपने दिमाग में थॉट बनाते हैं। आइए, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट करिए, जो कि डीलर 21 में पूछा गया प्रश्न है। नवाचार एक नया परिवर्तन है जो पूर्व की स्थिति या विधियों में पदार्थ आदि की नवीनता का संचार करके नया रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नई नई चीज़ों, पुरानी चीज़ों में कुछ नया जोड़ दो, कुछ ऐड कर दो, वो नवाचार में आ जाएगा। और यही चीज़ शैक्षिक नवाचार का मतलब है कि पढ़ाई से लिखाई से संबंधित कोई चीज़ है, उसमें आप कुछ नया लगा दो, शैक्षिक नवाचार हो जाएगा। जैसे नई चीज़ें हो जाएंगी, काम वही रहेगा, बेस वही रहेगा, आधार वही रहेगा। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? तो संचरित, मानकीकृत होता है, अमानकीकृत होता है। ठीक है, कई अलग अलग तरह से होता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, तो ये आ सकते हैं, अदरवाइज आप एक ही याद करिए और ये लगा कि अरे ये कैसे हो गया। नेक्स्ट आइए, उपचारात्मक शिक्षण क्या है या क्या तात्पर्य है, या आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता और विचार पर त्रुटि को दूर करने में सफलता। ये आपके योकम और सिम्पसन्स का कथन है, जो कि डीलेड 21 में पूछा गया है। उपचार तभी होगा जब समस्याएं होंगी।
तो समस्याएं हैं और उनका आप समाधान आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उपचार कर रहे हैं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण होता है, जो आपसे कोई भी त्रुटियाँ, किसी से भी कोई त्रुटियाँ हैं या बाधाएं, रुकावटें हैं, तो उनको दूर करके उसको उपचार दिया जाता है। आगे बढ़िए। क्रियात्मक शोध कोई शिक्षा में क्या आवश्यकता है, ये 19 में पूछा गया प्रश्न है। आखिर इसकी एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार क्रियात्मक शोध का, न्याय दर्शन का, शैक्षिक नवाचार का, ये 3-4 टॉपिक का प्रश्न तो 100% आएगा। इतना सीरीज आपको मैंने पढ़ा रही हूँ, जब पढ़ा तब पढ़ा जाए, लेकिन आपको पढ़ा रही हूँ तब भी ये बात बोल रही हूँ कि ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्रश्न लेकर आएंगे, इसको जान लीजिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब क्रियात्मक शोध में शिक्षा की आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकताएं इसलिए हैं, पहला पॉइंट कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को करने वाले प्रत्येक शिक्षक और अधिकारी अपनी समस्या का सरल और सही समाधान खोज सके। मतलब शिक्षक गण हो, बच्चे हों, अधिकारी हों, तो आप अपनी समस्या को खोजने के लिए सक्षम बनो, आप अपना सोल्यूशन निकाल पाओ। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं की परिस्थिति के अनुरूप बदल दो, सिलेबस में कुछ चेंजेस ले आओ। जो आवश्यकताएं समय के साथ हो रही हैं, अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको छोड़ के चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको उसको ध्यान रखनी होगी। आप ये जानोगे कैसे, सर्च करोगे। जैसे स्कूल होता है, एक स्कूल में नया कोई सेटअप आता है, तो एक कोचिंग में अलग अलग स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जाके बताते हैं अरे मेरे यहाँ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ ऐसा है, तो वो चीज़ वहाँ तक जाती है, टीचर प्रिंसिपल बात फैलती है, तो वो भी करवाते हैं। अक्सर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, तो वही चीज़ है। तो शोध किया, आगे बढ़ाने का हर एक बंदा हर एक प्रयास करता है कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ, दूसरे से अलग क्या करूँ। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन ला सके, तो शिक्षण की विधियाँ हैं उसमें अब नया परिवर्तन लाओ, पढ़ाने के तरीके को चेंज करो, कुछ और प्रयास करो, बच्चों के अकॉर्डिंग सुनो, उनकी बात सुनो, क्या वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर कम समय में समस्या को सॉल्व करो। कम समय कीमती है, कम समय में ज़्यादा जो आउटपुट देगा उसका ज़्यादा सब कुछ होगा। दैनिक समस्याओं को हल खोजो, जो छोटी छोटी डेली दिनचर्या वाली समस्याएं हैं उनके लिए निवारण, उनके लिए सब कुछ दिमाग में लेकर चलो। व्यवहारिकता भी थोड़ी सी चेंज करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्रियात्मक शोध से ला सकते हैं और कर सकते हैं, दूसरे में भी डालने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़िए, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक करिए, 2 लाइक। चलिए फटाफट आइए देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की कोई भी दो विधि बताइए, ये भी 19 से पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर विधियों में है, प्रत्येक छात्र की कमजोरी और उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, और अतः छात्रों के निदान के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं ही अध्यापक के पास जाना चाहिए। जैसे कोई दिक्कत है, अब उसके जो विषय कमज़ोर है या कारण क्या है, क्यों कमज़ोर है, तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप उसको उपचार दो। आप स्वयं भी जाओ या बुलाओ। ठीक है, थोड़ा सा वक्त आपको उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। जिन छात्रों को उपलब्धि संतोषजनक होती है उन्हें उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाता है। अगर सोचिए कोई बच्चा है उसको थोड़ा कम दिक्कतें हैं, तो उनको हम टेस्ट लेके या कुछ और चीज़ करके उसके बेसिस पे एक कैटेगरी में अलग कर लेते हैं कि ये चीज़ इसकी सही है, इससे ये चीज़ हो जाएगा। जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन हम कर लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम उनके आधार पर एक कैटेगरी में बांट लेते हैं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है, फिर हम एक साथ लेकर उनको सिखाते हैं ताकि समय की बचत हो और एक समय में कई सारे बच्चों को एक साथ चीज़ें आ जाएं। आगे बढ़िए, इसी के साथ नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? साधन बहुत सारे आते हैं, आपके लिखित भी पूछेगा, मौखिक भी पूछेगा, ये भी 19 का प्रश्न है। तो कह सकते हैं कि वार्तालाप, आप बात बोलेंगे मुझे तभी तो पता चलेगा, कहानी कहेंगे तभी पता चलेगा, कथन होगा तभी पता चलेगा, भाषण होगा, कविता सुनेंगे, पाठ के संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, संस्मरण देखेंगे, सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप इस तरह से सम्मिलित रूप से मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आगे बढ़िए, मांसपेशियाँ और आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित होते हैं? तो क्रियात्मक। ठीक है, जहाँ पर आप क्रिया कर रहे हो, आपकी मांसपेशियाँ काम करने के लिए, आपकी हड्डी आपका ये काम करने की क्रिया करोगे, सब बराबर चलता रहेगा। तो 19 से पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से? ये डीलेट 19 से पूछा गया है। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन और मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार है। एक सामाजिक मित्र मैट्रिक्स है,
एक सिस्टोग्राम की मैट्रिक्स होती है, एक समाजवादी गुणांक होता है। गुणांक होता है जहाँ पर इन उपकरणों का प्रयोग करके सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, सामाजिक कौशल में आपके व्यवहार, व्यावहारिकता, रहन सहन, खान पीन, आप और यही सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी और इनके बेसिस पे क्राइटेरिया होता है। जैसे हाई सोसाइटी का अलग अलग पॉश इलाका है और भी अलग अलग इलाके होते हैं, उसी के हिसाब से क्वार्टर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एक मिलिट्री का कैंप है, अगर आप में से कोई गया होगा, तो मैं गई हूँ, रही भी हूँ। तो मिलिट्री के कैंप का, जैसे मिलिट्री का कैंप है तो छोटे लेवल से बड़े लेवल के सारे अधिकारी हैं, तो क्या सारे एक जगह थोड़ी रहते हैं। एक कोई लेफ्ट साइड का क्वार्टर बटा होगा तो उस साइड के इतने एक रैंक वाले इधर होंगे, और राइट साइड देखोगे बहुत बड़ा कैंपस होता है, बीच में मंदिर आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा, कैफ़े आ जाएगा उसी कैंप के अंदर, और उधर जाओगे तो उससे लेवल के जो अधिकारी हैं उनके लोग का बीवी बच्चों का सब साथ में रहते हैं, फैमिली उनका अलग। तो इसी तरीके से ये भी चीज़ें होती हैं और इसीलिए इन मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बेसिस से ये मूल्यांकन करके ऐसे निर्धारण किया जाता है। ऐसे आप किसी को कह नहीं सकते हैं। आगे बढ़िए। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या होती है? लेखन की उपयोगिता क्या है? बालक का ज्ञान स्थायी होता है, उसको हिंदी की वर्तनी लिखनी आती है, उच्चारण समझ में आता है, वो अर्थ ग्रहण करते हुए लिखता है, और जो पठित अंश या वस्तु है उसको भली प्रकार से समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है, सिखाने का प्रयास करता है, चिंतनशील, ग्रहणशील का बहुत कुछ होता है जो आप आराम से लिखित अभिव्यक्ति के लिए लिख सकते हैं। सबसे अच्छा यही एक साधन है कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्यगण, हर एक जनगण अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए इन माध्यमों का चुनाव करता है, चाहे वो मौखिक हो और चाहे वो लिखित हो। दूसरे को कुछ सिखाने के लिए भी हम करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें क्यों लिखी गई हैं? हमें पढ़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। अखबार क्यों छपता है? जानकारी देने के लिए। तो परिकल्पना क्या है? ये भी उन्हीं से पूछा, अभी हमने खुद पढ़ा था कि समस्या का जो एक प्रस्तावित उत्तर हम सोच के चलते हैं, फिर उसका एक सल्यूशन जो सोच के चलते हैं, वो हमारी परिकल्पनाएं होती हैं, जिनको हम बाद में एक स्वरूप प्रदान करते हैं। क्रियात्मक शोध के 2 उपकरण बताइए। तो आप लिख सकते हैं अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन करते हैं हम, साक्षात्कार करते हैं, जहाँ पर हम ऐसा शोध के उत्तर निकाल पाते हैं। सब 19 में पूछे गए प्रश्न हैं, पेपर के सारे प्रश्न हैं। मैं पेपर आपको 2019 का डाल के हेडिंग टाइप से करवाऊँ या ऐसे करवा दूँ, दोनों एक ही, आप कान उधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं, आपका वैसे इधर वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए कि क्या चीज़ें होती हैं। बार बार क्रियात्मक शोध के इतने सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं, संभवतः आप देख रहे हैं कि आपको टॉपिक रिपीट हो रहा है। क्रियात्मक शोध का अलग अलग लोगों को परिभाषाएं दे दी गई हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिकता कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसका निर्णय ले लें, उन क्रियाओं को निर्देशन और सुधार में कार्य रूप से कार्यरत होकर काम को करते हैं और सॉल्यूशन निकालने का पूर्ण प्रयास या सहयोग देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। जो शैक्षिक शोध इतना हो रहा है या क्या चीज़ें हैं? तो कह सकते हैं कि कोरे साहब ने बोला कि क्रियात्मक अनुसंधान वह क्रिया है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम कुछ नया चेंज कर रहे हैं। आप नया, जैसे क्रियात्मक शोध और शैक्षिक शोध दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप आराम से सेम प्रश्न को या मिलता जुलता आंसर दोनों में लिख सकते हैं, कोई नंबर कटने का सवाल ही नहीं उठता है। शैक्षिक में नवाचार क्या है? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसको मानने या स्वीकार करने वाला नवीन रूप से उस चीज़ को देखता है, नए नए तरीके से सोचता है, नई चीज़ों को देखता है, नया लाने का प्रयास करता है और उस चीज़ में नई नई चीज़ें भरने का प्रयास करता है। तो ये भी 19 से पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए। शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। जो शैक्षिक मूल्यांकन इतना हो रहा है, इसका कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो तुलना, परामर्श और निर्देश, ठीक है, निदान देने के लिए, शोध करने के लिए, चयन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, तो पूर्व कथन में कुछ नई चीज़ों को बताने के लिए, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन को परिभाषित करिए। मूल्यांकन क्या है? तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम ज्ञात किया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक हुआ है, कहाँ तक प्राप्त हुआ है, और कक्षा में दिए गए जो अनुभव हैं कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए, बच्चे ने उससे सीखा या नहीं सीखा, उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें। शैक्षिक प्रक्रिया के दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो 5 स्तर होते हैं: ज्ञान, अनुबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ये आपके डीएलएड में है और टेट में भी बहुत आता है, सीटेट में भी इससे प्रश्न बनता है काफ़ी मात्रा में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? 18 में पूछा गया प्रश्न है।
तो प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की जो अधिगम प्रक्रिया का निर्माण है वो सतत रूप से होता रहता है, चलता रहता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग, इसीलिए हम वहाँ पर यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग करके उस चीज़ को और बढ़ाने का, सीखने का, शोध करने का कार्य करते हैं। इसके अनुसार छात्र द्वारा सीखे गए जो रचनात्मक कौशलों का आकलन किया जाता है। बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कौन बच्चे ने क्या सीखा, किसको बाधाएं आ रही, किसको दिक्कत आ रही है, इन चीज़ का सलूशन निकालते हैं। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य ये है कि छात्र की दक्षता पर आधारित उसकी जो आधारशिला है उसके बेस पे हम न्यूनतम जांच करते हैं, विश्लेषण करते हैं और छात्रों को कुछ चीज़ें सुनिश्चित करके सिखाने का प्रयास करते हैं इन सारे मूल्यांकन के बाद, जो कि उनके ही भविष्य के लिए उज्जवल होता है। नेक्स्ट आइए, उपचारात्मक परीक्षण के जो उद्देश्य हैं वो बताइए। 18 से आया था, फिर 22 से पूछा कि व्यवहार में परिवर्तन। उपचार करने से व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। छात्रों की जो योग्यताएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, उनकी जो स्किल है उसमें और ग्रोथ होती है। मानसिक तनाव के कारण जो शिक्षण के कार्य हैं वो उसमें अवरोध उत्पन्न जो होता है वो दूर किया जाता है। आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया जाता है, हिम्मत बढ़ाई जाती है, हौसला प्रदान किया जाता है, लड़ने की क्षमता को डेवलप किया जाता है, सामंजस्य सिखाया जाता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने का प्रयास करने का सिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन छोटे छोटे परीक्षण से हम बच्चों में डाल सकते हैं, सिखा सकते हैं। आगे बढ़िए, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, ठीक है, जिसका मतलब है कि मूल कारण जानना, रोग का निर्णय करना कि रोग क्या है, निदान देने के लिए। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के विभिन्न लक्षण के आधार पर उसका रोगों को जानने का प्रयास करता है, उसके पिछड़ेपन, उसकी कमजोरी का पता लगाता है, ये निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही होता है, जिससे हम समस्याओं को पता करते हैं, कारण को जानते हैं, फिर उसके ऊपर जो है विभिन्न दवाई या उपचार या ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है विश्वसनीयता किसे कहते हैं। मैंने कल आपको ये पढ़ा दिया था, मुझे याद है मैंने ये सारी चीज़ें कल आपको पढ़ा दी थी। तो फ्रेंड्स, आपकी ये क्लास यहाँ पर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एक टॉपिक का, आपका पेपर का, पवन का, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वहाँ पर आपको आपका जो दूसरा पेपर है उसके बहुविकल्प भी फटाफट करवाए जाएंगे और आपको जो है उसके जो क्वेश्चन है वो करवा दें। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।